और जब हम ऑर्गेनाइजेशन में सब अलग अलग लोगों की बात करते हैं तो उन सब का कुछ एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हम सब जैसे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हो, मे बी हमारे रहने के तौर पे हो या जहाँ हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो अभी तक डेवलप हुई है। उसमें से एक काफी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में एस्पेक्ट आता है अबाउट मोटिवेशन। तो जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं उनका किस तरह से हम उनको प्रोत्साहन दें, या वो किस तरह से अप्रोच करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका वो उत्साह बना रहे इसके लिए क्या अभी तक अ, कुछ रिसर्चेस हुए हैं और कुछ थेरीज अभी तक रखी गई है, उनको हम एक ओवरव्यू करेंगे। एंड अदर देन दैट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में क्योंकि काफी लोग अभी तक मतलब कि कई काफी कम लोगों ने इसको अपने एज इलेक्टिव चूज किया है, तो इसको भी हम लोग एक ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, सो दैट हम इसको अपने लाइफ से भी रिलेट करके हम इसका अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस देख पाए। अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक रफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है। इसमें मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना फीडबैक भी दे ताकि इसको और मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी रखा है इसमें तीन एलिमेंट्स कवर किए, इवन इन द सब्जेक्ट हेड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, उसके साथ स्टार्टअप एंड लीडरशिप। तो इसको मेजरली रखने का रीजन ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बाद जब हम अगर आज के डेज में देखें तो स्टार्टअप एक काफी अपकमिंग ट्रेंड है। हर यूथ या अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस एरा ट्राई कि वो कुछ अपना स्टार्टअप खोले, जो कि इतना आसान नहीं है। उसके साथ भी काफी सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो एक लेवल का माइंडसेट चाहिए। जिस तरह की रिस्क है, जो काफी सारे वेरिएबल फैक्टर से आपको डील करना है, उस ड्यूरेशन में आपको काफी सारा स्ट्रेस होगा, वर्क एनवायरनमेंट जो अलग अलग होगा, या कोई अगर आपको एंटरप्रेनर या ग्रोथ को लेके अगर आप बात करें तो उसके लिए किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ कंटेंट डेवलप किया जा सकता है। और उसके अलावा एक काफी इम्पोर्टेंट बात होता है लीडरशिप का, कि हम लीडरशिप को किस तरह देख रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो ही एक ऑर्गेनाइजेशन को एक दिशा देने का काम करेगा। जो एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट करना, उनमें वो काम करने का उत्साह बनाए रखना, ये सब काम एक लीडर को ही करना होता है। तो उनका एक उस पर्टिकुलर प्लेस का एक अपना बहुत इम्पोर्टेंस है, और उसका किस तरह से माइंडसेट हो, उसका किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उनके एम्प्लॉयज को लेके किस तरह का अप्रोच हो, इसके बारे में भी काफी क्लैरिटी और इस बारे में भी काफी अच्छी स्पष्टता होने की जरूरत है। तो सबसे पहले अभी का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसमें तो सबसे पहले ये कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसका कुछ हम लोग बेसिक पहले एक्सप्लोर करेंगे। जिसमें सबसे पहले कुछ कुछ जैसे मैंने पहले भी बोला, मोटिवेशन एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको लेके काफी सारी थेरीज दी हुई है। जैसे कि एक मॉस्लो हायरार्की थ्योरी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इसमें से हम कुछ थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे। और ये हम सब भी कर सकते हैं, आप लोग सब भी अगर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये एलिमेंट्स को आप भी सब केटर कर सकते हो। सेकेंड है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय को हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो हो जाए, उसका जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ सिंक हो, इसके लिए क्या तरह के प्रैक्टिसेस डेवलप किए जाए, और इससे जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो कैसे इम्पैक्ट होगा, इसको भी देखा जा सकता है। तीसरा है रोल सेटिंग, गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, सो दैट जो भी एम्प्लॉय है वो अपने पर्सनल गोल को ही नहीं, जब बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन है, उसके साथ वो सिंक हो सके, और उनको इस तरफ ले जाने के लिए उसके काफी सारे साइकोलॉजिकल माइंडसेट्स भी डेवलप किए जा सकते हैं। कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस, इंसेंटिव्स,
किस तरह से उसको हम और डेवलप करें, इसके भी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। और जनरली एक जैसे हम सब देखते हैं रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, तो इसके पीछे क्या माइंडसेट हो, कब ये रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स दिए जाए, उसका भी कुछ सही ड्यूरेशन होता है, कुछ सही टाइम होता है, उसको समझना, ये भी एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा डोमेन है। अदर देन दैट, ग्रुप डायनामिक्स एंड टीम डेवलपमेंट, इसको जैसे हम अगर अब देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक बड़े ग्रुप के लेवल पे काम कर रहा है, तो उसमें टीम के लिए क्या क्या पॉइंट्स है या क्या क्या ऐसे रोल है जो एज अ टीम उनमें डेवलप करना है। जो भी टीम है उनके बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन सेट हो, या किस तरह से उनमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ना आए, और वो सब एज अ ग्रुप काम कर सके, इसको लेके क्या माइंडसेट्स डेवलप करना है या किस तरह के प्रैक्टिसेस डेवलप हो, ये भी एक एक्सप्लोर करने का स्पेस दिखता है। अदर देन दैट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट इसकी नीड और इसकी जरूरत होती है, क्योंकि हम जब भी कोई सी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कहीं भी वहाँ का पार्ट बनते हैं, तो सबसे पहला और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करने वाला वहाँ का कल्चर ही होता है, जिसके लिए इधर हम वो चीज को या वो ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं या नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अब जैसे मैं क्योंकि अब यहाँ मानव तीर्थ में रह रही हूँ, तो इसको अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर हम देखें, तो यहाँ का एक काफी अलग कल्चर है। जिस तरह से यहाँ पे डेली दिनचर्या की इम्पोर्टेंस है, जैसे यहाँ पर इवन अगर हम कुछ भी रोल देखते हैं, जैसे हम रोज जो श्रम करते हैं, इसको लेके काफी सारा एक माइंडसेट भी हम लोग का तैयार होता है कि क्यों करना है, कैसे करना है, इसको लेके एक पूरा कल्चर बनता है, एक वैल्यूज, और उसी तरह से फिर वो कल्चर डेवलप होके वही आगे हम देखते हैं कि वही आगे स्प्रेड भी होता है। सिमिलरली अगर हम कहीं और देखें, अगर हम कोई एमएनसी में काम करें, वहाँ का एक अपना कल्चर है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा मे बी मटेरियलिस्टिक वे से अगर ड्रिवन हो, तो आप उसी तरह से आपका क्योंकि सराउंडिंग होगा, आपका क्लाइमेट एनवायरमेंट होगा, तो आप उस कल्चर में रहने से आप वैसे ही ड्राइव होके आपके जो वैल्यूज है, जो आपका बिहेवियर है, वो भी उसी तरह से इन्फ्लुएंस होकर वैसे ही रहेगा। तो इस बारे में भी और एक्सप्लोर करने के स्पेसेस हैं, जैसे डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट कंपोनेंट्स, वो कैसे होने चाहिए। देन द रोल ऑफ वैल्यूज, सिंबल्स, रिचुअल्स एंड शेपिंग कल्चर्स। देन कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह से कल्चर जो है वो इंडिविजुअली हर एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उसके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। देन आफ्टर दैट, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव वर्क कल्चर, इसको कैसे किया जाए, इसमें अगेन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप अगर इवन एक कल्चर को बना लिए हो, उसके बाद अब इसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बैकिंग उसकी देनी होगी, उसके पीछे एक बहुत गहरी मानसिकता जिसको लेके हम चल रहे हैं, उसी से हमारा कल्चर बनेगा। तो वो जो हम माइंडसेट या वो जो मानसिकता की बात करें, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। एंड देन डायग्नोसिस एंड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब अगर कुछ प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर ली है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही वो प्रैक्टिसेस फॉलो होगी या वो प्रैक्टिसेस वैसे ही रहेगी, दैट विल इवॉल्व, वो चेंज होगी। वो अभी कैसी है उस पे भी हमें सोचना होगा, उस पे भी काम करना होगा। तो ये सारे प्रोसेस के लिए काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में यू इट इज सीन कि साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया जाता है, हायर किया जाता है, ताकि वो एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्ट करके उनका किस तरह से माइंडसेट है, वो कल्चर को कैसे अडॉप्ट करें, इसको भी समझ पाए। एंड कोई अगर नीड फील होती है कि इससे कुछ गलत मैसेज जा रहा है या कुछ गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी चेंज्ड, ऐसे प्रैक्टिसेस को फिर बदला भी जा सकता है। देन जो हमने सेकेंड इसमें पार्ट लिया था, स्टार्टअप साइकोलॉजी, इसको लेने के पीछे एक मेजर रीजन यही है कि क्योंकि हम अभी जब कोर्सियल, मतलब इसके लिए जब हम अब सोच रहे हैं इन दिस पीरियड पर्टिकुलरली, तो काफी सारा यूथ का, जैसे मैंने पहले भी बोला, काफी सारे यूथ का इंक्लिनेशन स्टार्टअप तरफ है। तो जब हम कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से या अभी जो एनवायरमेंट में हो रहा है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस लगता है।
तो इस चीज का एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस होने से इस चीज को स्टार्टअप साइकोलॉजी को इस करिकुलम में ऐड किया, जिसमें पहले द साइकोलॉजी ऑफ स्टार्टअप, अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो या कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो किस तरह के रिस्क है, अनसर्टेनिटीज है, इसका एक बेसिक बैकग्राउंड। उसके बाद किस तरह के चैलेंजेस है जो फेस हो सकते हैं टू द पीपल हु आर गोइंग अहेड विद सच स्टार्टअप्स और एनी सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस, उसके लिए क्या स्किल सेट होने चाहिए या क्या माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, इसके लिए काफी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, इसके काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी दिए हुए हैं। देन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग स्टार्टअप टीम्स। अब क्योंकि व्हेन कोई इंडिविजुअल अपने आइडिया के साथ आ रहा है, इसको एक टीम को कोऑर्डिनेट करना, उनको अपने आइडियाज एक्सप्लेन करना और इसको एक्सपांड करना, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। तो इसको लेके भी काफी सारा कंटेंट दिया जा सकता है। उसके बाद अडेप्टिंग टू चेंज एंड फेलियर। अब क्योंकि जब कोई स्टार्टअप इनिशियली शुरू होता है उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, उसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं रख सकते। सो फॉर दैट किस तरह से इस तरह के सिचुएशंस को डील करना है, इसको लेके भी इसमें काफी सारी बात हो सकती है। जैसे कि अगर कुछ सेटबैक या फेलियर होता है तो इससे कैसे डील करें, स्ट्रेस, बर्नआउट, मेंटल हेल्थ, हाई प्रेशर, इसको लेके कल नरेश काका ने भी काफी सारे डिस्कशन किया था, उसके भी एलिमेंट्स इसमें हम ले सकते हैं। एंड उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो है वो लीडरशिप को लेके, कि लीडरशिप थेरीज क्या क्या है। काफी सारे इसके मॉडल्स एंड अप्रोचेस हैं जो अभी तक कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए, जिसमें से कुछ है ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, सर्वेंट लीडरशिप मॉडल। ये भी सारे जो मॉडल्स हैं इस पे भी काफी अच्छा कंपैरेटिव स्टडी हो सकता है कि किस तरह से ये मॉडल्स एक्चुअली रखे गए। और दर्शन में बाबा जी जब साथी सहयोगी संबंध की बात कर रहे हैं, जो कि कर्तव्य दायित्व के रूप में ही दिखाया जाता है, वेरन एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई गाइड कर रहा है, एंड सेकंड जो उस रेफरेंस को या उस नॉलेज को किसी से अटेन कर रहा है। तो ये भी उसी तरह का एक रिलेशनशिप है। तो इसको भी एक काफी अच्छे से समझा जा सकता है। और इसमें ये भी एक काफी डिबेटेबल टॉपिक होता है कि आप लोगों ने सब में भी सुना होगा कि कई बार इट इज सेड दैट लीडर्स आर बोर्न एंड सम से दैट लीडर्स कैन बी डेवलप्ड। कुछ कुछ लोगों का ऐसा बोलना होता है कि जो लीडर्स है वो बाय बर्थ ही उनमें ऐसी कैटेगरीज या ऐसे ट्रेड्स और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जबकि देयर इज अनदर स्कूल, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, ये ऐसी स्किल है जो कि डेवलप की जा सकती है। एक ऐसी मानसिकता जिसके जिसके बेसिस पे आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करते हो जिससे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो, एक अच्छी तरह से किसी ग्रुप को ले जा सकते हो। तो ये स्किल्स भी सीखी जा सकती है। इसको लेके भी काफी अच्छा कंटेंट डेवलप हो सकता है। और फिर ये लीडर्स जो है ये कैसे अलग अलग तरह से काम करेंगे, वो वाइज डिसीजंस ना ले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, सबके साथ सही तरह से काम करे। तो इसको कैसे होगा और उसके लिए क्या क्या ऐसे ट्रेड्स है जो एक अच्छे लीडर में होना चाहिए और वो कैसे इसको परस्यू करेगा, इसको लेके कुछ कंटेंट। एंड देन फिर ये ग्रोथ। अब जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑब्वियसली उनका एक मेजर एजेंडा ये भी होता है कि वो आगे ग्रो कैसे करेंगे। तो ग्रोथ में भी काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं कि वो कैसे ऐसे माइंडसेट इंडिविजुअली जो ओनर है या जो लीडर है उसमें और सारे ग्रुप में इस तरह के कैसे अप्रोचेस इम्बाइब किए जाए कि वो एक प्रॉपर तरीके से इस ग्रोथ को देख पाए और इस ग्रोथ के लिए काम कर सके। सो इस तरह से कुछ इसको स्ट्रक्चर किया है। इसमें अगर आपके कुछ फीडबैक्स हो तो प्लीज सब लोग शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम इसके और आगे डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट में फिर और काम कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन बिहेवियर को लेके कुछ कंटेंट डाला है कि ह्यूमन का बिहेवियर किस तरह होता है और वो किस तरह काम करते हैं।
उनके एटीट्यूड्स, अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटीज किस तरह से है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में काफी मेजर प्लेस दिया गया है मोटिवेशन को, जिसमें इनका ऐसे मानना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन की जरूरत है, और इस तरह के मोटिवेशंस के थ्रू ही जो इन केस ऑफ ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जैसे एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉयज का कुछ तरह का अगर मोटिवेशन दे रहे हो, दैट मे बी बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ नॉन मॉनेटरी टर्म्स, इस तरह के कुछ मोटिवेशन देने से ही वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये एक काफी यू नो जैसे कि एक अंडरस्टूड प्रिंसिपल की तरह एक काम करता है। तो इस मोटिवेशन को लेके काफी सारी थेरीज डेवलप हुई है, और ये काफी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड भी और बहुत ज्यादा यूज भी होती है, जिसमें से पहला है मॉस्लो हायरार्की थेरी। ये भी एक मोटिवेशन थेरी ही है, जो कि अब्राहम मास्लो ने दिया था इन द ईयर 1943। अब्राहम मास्लो जो है ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका बोलना ऐसा था कि हायरार्की जो है, जो मोटिवेशन का पर्पस है, ये एक इंडिविजुअल के नीड्स पे डिपेंड करता है, और इन्होंने उसके लिए एक 5 स्टेप का हायरार्की सिस्टम दिया है। तो इनका ऐसा मानना है कि जो भी हायरार्की, जो भी हमारे नीड्स है, या जो भी एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन है, वो तभी आता है जब उसके कुछ नीड्स फुलफिल हो। और ये नीड्स उन्होंने बताया कि पहला लेवल ऑफ नीड कंप्लीट होगा तो इंडिविजुअल दूसरे लेवल की नीड तरफ जाएगा, वो कंप्लीट होगा तब वो तीसरे लेवल के नीड तरफ जाएगा। तो ये भी अगर हम देखें तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सोचने वाला एक मुद्दा है। तो मॉस्लो ने ऐसा बोला है इन हिज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि सबसे पहला, ये जो आप 5 स्टेप्स हैं, जो ट्राइंगल आप लोग देख सकते हैं, इसमें पहला नीड उन्होंने बोला साइकोलॉजिकल, सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। जैसे कि, और इसमें उन्होंने इस तरह से इसको रखा है कि पहले जो 2 नीड्स है, जो कि है फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, ये सभी के बेसिक नीड्स है, इसके बिना इंसान नहीं बढ़ेगा। सेकेंड स्टेप में उन्होंने डाला साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें 2 है, एक तो स्टीम नीड्स और सेकेंड बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, और तीसरा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से उन्होंने रिलेट किया। तो इनका जो पहला लेयर है, या जो पहला स्टेप है टुवर्ड्स दी हायरार्की, इसमें इन्होंने सोशियोलॉजिकल नीड्स को बोला, जिसमें उनका ऐसा मानना है कि जब तक किसी भी जो भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर उसके बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो वो उसको आगे काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर एक एम्प्लॉय है किसी फर्म में, उसको जितनी सैलरी मिल रही है, अगर उससे उसका फूड वाटर वार्म, मतलब बेसिकली अगर हम बोले, अगर उसका रोटी कपड़ा मकान, जो उसकी बेसिक नीड्स है सर्वाइवल की, अगर वो उसकी पूरी नहीं होती है, तो वो आगे मोटिवेट नहीं होगा ये काम करने के लिए। सेकेंड स्टेज पे उन्होंने बोला सेकेंड नीड होती है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स जैसे कि सिक्योरिटी, या जो काइंड के, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है तो एक बार उनका, हम भी जैसे अगर कोई अपना एक्सपेंसेस प्लान करते हैं, तो हम जनरली ऐसे करते हैं, नीड्स, वांट्स और कुछ सेविंग्स। तो इसी को अगर हम देखें तो उसी तरह से सेकेंड लेवल पे इन्होंने सिक्योरिटी और सेफ्टी को रखा, कि अगर अब मेरे जब प्राइमरी बेसिक सर्वाइवल नीड्स हो गए, तो उसके बाद मैं कुछ तरह का अपने लिए सेफ्टी देखूंगी। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल में जैसे एक जॉब सिक्योरिटी की बात हो गई, या कंपनीज में जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, इस तरह के जो है स्टेप्स, उसको हम, ये जो 2 लेवल है कि मेरा रहना और कुछ लेवल का सिक्योरिटी, ये उन्होंने बेसिक नीड्स ऐसे आइडेंटिफाई किया। और साइकोलॉजिकल नीड्स को इन्होंने दूसरे लेवल पे रखा, जिसमें पहला उन्होंने बोला बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। मेजरली इसको उन्होंने एक लेवल के एक्सेप्टेंस की तरह रखा है, कि कुछ आपके लेवल के फ्रेंड्स हो, या कुछ ऐसे लोग हो जिनके साथ आपको अपनेपन का फीलिंग आए, वो एक तीसरा लेवल ऑफ हायरार्की। फोर्थ लेवल ऑफ हायरार्की इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब लोग आपको जान रहे हैं, या आप कुछ आपके जो गोल्स है, या कुछ आपके
अगर ड्रीम्स है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, तो इसको प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट से एसोसिएट किया है। और सबसे लास्ट बोला है कि सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला, कि जो उसकी पूरी पोटेंशियल है वो फाइनली यूज कर पा रहा है। इसमें काफी सारे जो क्रिएटिव स्पेसेस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अभी इवन इसके लिए भी अगर हम बात करें तो मुझे ऐसे लगता है ये भी, अब जैसे हम बोलते हैं कि प्राइमरी नीड्स ये है ही, पर इसके साथ जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही सम्मान विश्वास इसकी भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो ये भी मुझे लगता है अपने आप में हमें काफी ज्यादा सोचने का, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में काफी सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हम जिस तरह से अभी दर्शन को देख रहे हैं उससे काफी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से एलोबरेट करने का स्पेस है। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो हर कंपनी का सोल मोटिव होता है, बट अगेन जब हम बोल रहे हैं समृद्धि का भाव, तो वो कैसे इस्टेब्लिश कर पाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि स्पेस है जहाँ अगेन दोनों का हम डिफरेंस समझ पाए, इसके लेके कुछ केस स्टडीज डेवलप कर पाए, या हमारे भी अगर कुछ एक्सपीरियंसेस हो कि पहले ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का रोल या किस तरह का काम है, वो कितने लेवल की नीड्स इसमें से फुलफिल कर रहा है, और जब हम अगर दर्शन पढ़ रहे हैं या इस तरह का लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस हमें लग रहा है। ये एक अपने आप में मुझे लगता है एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है इस सब्जेक्ट में, जो हम सब ट्राई कर सकते हैं। दूसरा एक जो थेरी है मोटिवेशन का वो है हंसबर्ग टू फैक्टर थेरी। हाँ नेतल बेटे जी, एक चैट जी बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि जी। ये जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं वो सभी ह्यूमन के लिए है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मुझे लगता है उनको पृष्ठभूमि नहीं पता है इस प्रस्तुति की, तो इसको थोड़ा कहते हैं फिर आगे टॉपिक में जाएं। क्या क्वेश्चन है, मैं नहीं समझ हाँ, रही। चैट बॉक्स में एक बार आप जी देख जी। सकती हैं। अब ये जो मोटिवेशन थ्योरी है ये जनरली वाइडली यूज होता है, ये इंडिविजुअली किसी के लिए नहीं है। अ, मतलब सभी कोई भी लेवल पे अगर मोटिवेशन हो तो उन्होंने उसके लिए एक कॉमन थ्योरी प्रपोज किया। अब ये मोटिवेशन कहीं पे भी हो सकता है, मेरे पर्सनल कुछ गोल्स हो उसके लिए भी, बेसिक इंडिविजुअल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग उन्होंने मोटिवेशन के लिए ये थ्योरी दी है। इसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि ज्यादा गोल्स और मोटिव्स और इन सब चीजों की बात आती है, तो इसीलिए इस जो ये जो एक डोमेन है साइकोलॉजी का मोटिवेशन को लेके, मुझे ऐसा लगा कि उसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में प्लेस किया जा सकता है, इसीलिए मैंने उसको इस सब्जेक्ट में केटर किया। बट इसको आप हर ह्यूमन बीइंग के लिए ये एप्लीकेबल है, ये केवल ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे नहीं है। अब मेरा ऐसा मानना है, अगेन इस पे हम और चर्चा कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जो माइंडसेट है उसके थेरीज जो डेवलप होंगे वो कॉमन होंगे। अब जैसे इसमें भी कुछ लेवल का काउंसलिंग होता है, तो वो जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो टूल्स है उसी तरह होंगे, पर जिस तरह से इसको बताएंगे या इसके जो रेफरेंसेस होंगे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होगा। अब जैसे इवन अगर हम बात करें साथी सहयोगी संबंध, तो ये हर जगह दिखता है, घर में भी साथी सहयोगी संबंध है। मैं रैंडमली किसी से अगर किसी के साथ कुछ काम कर रही हूँ तो भी वहां साथी सहयोगी संबंध दिखता है। पर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे उसके विस्तार की स्पेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर जो विनिमय का काम है या उत्पादन का काम है इसको हम मेजरली ऑर्गेनाइजेशन के स्पेस में देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस सब्जेक्ट में उसको डील कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम शायद इस सब्जेक्ट में ज्यादा खोल पाए या ज्यादा उसके कंपैरेटिव एनालिसिस या उसको ज्यादा हम इस सब्जेक्ट में रख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये केवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये हर लेवल पे उन्होंने मोटिवेशन के लिए ये बोला। ये सेम ट्रायंगल मेरे पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लाय होता है, हर जगह पर ये इस तरह से ही इम्प्लाय होगा।
ठीक लग रहा है भैया? और जी कुछ बिल्कुल जोड़ना भाई। जी? इसमें सेकंड जो थेरी है ये हर्सबर्ग थेरी है। ये हर्सबर्ग जो है इन्होंने 1959 में ये थेरी दी थी, जिसमें इन्होंने 200 प्रोफेशनल्स के साथ, 200 ऐसे लोग जो एम्प्लॉयज थे, उनके साथ ये एक प्रैक्टिस किया। और उसमें से उन्होंने दो कैटेगरी में उनको बांटा। एक थे जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज थे, और दूसरे जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज थे, जो अपने जॉब से, अपने काम से खुश नहीं थे। तो उसी को इन्होंने नाम दिया कि हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर। तो जो जॉब से सेटिस्फाइड है, इस चीज को उन्होंने इस तरह देखा कि इसमें दो मेजर फैक्टर्स है जो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक तो वो अ, अपना जो हाइजीन है, या जिसको जॉब डिससेटिस्फैक्शन बोला, उसको मेंटेनेंस फैक्टर भी बोला। और दूसरा मोटिवेटिंग फैक्टर, जिसको जॉब सेटिस्फाइंग फैक्टर भी बोला। तो इसमें उनका बोलना ऐसा है कि कुछ बेसिक ऐसे काम है या कुछ बेसिक ऐसे फैक्टर्स है जो आपको एम्प्लॉय को देने होंगे। अगर आप वो दे पाते हो तो जॉब, वो जो भी काम एम्प्लॉय कर रहा है, वो उससे सेटिस्फाइड होगा। और अगर आप ये चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, ये नहीं दे पाते हो, या अगर ये कम हो जाता है, तो एक एम्प्लॉय को जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा। अगर इस थेरी की बात करें तो ये थेरी अगेन ऐसे लगता है कि ये थेरी काफी ज्यादा क्लियरली, क्योंकि इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है ये भी एम्प्लॉयज पे किए गए, तो ये काफी क्लियरली एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इसको पढ़ा जा सकता है। इसको मतलब कोर ऑर्गेनाइजेशन के मानसिकता से समझा जा सकता है, जिसमें कि जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, जो इन्होंने बोला कि अगर ये कुछ फैक्टर्स है, ये अगर हम ज्यादा एक इंडिविजुअल को दे, तो वो जॉब से काफी सेटिस्फाई होगा और वो मोटिवेट होगा इस काम को और करने के लिए। ये चीज देने से वो अपने काम को और अच्छे से करेगा। जिसमें उन्हें उन्होंने कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। और उसी तरह से कुछ ऐसी चीज है जो अगर मिनिमम अगर इतनी चीजें ना दे, तो एक इंडिविजुअल अपनी जॉब से खुश नहीं होगा, वो हमेशा डिससेटिस्फाई होगा। तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन के लिए जो उन्होंने कुछ फैक्टर्स क्लियरली आइडेंटिफाई किए, उसमें से कुछ इस तरह है कि वर्किंग कंडीशंस, कोवर्कर्स के रिलेशन, तीसरा है पॉलिसी और रूल्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे होती है, तीसरा सुपरवाइजर क्वालिटी, और पांचवा है बेस वेजेस और सैलरी। तो ये कुछ ऐसे बेसिक कंडीशंस है कि अगर आपके जो भी काम करने की जगह है वो अगर ठीक नहीं है, या वो उसका लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स अगर मेंटेन नहीं हो पा रही है, जो भी आपका ग्रुप लीडर है या ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, वो अगर उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो अगर ये सब फैक्टर्स होंगे तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लोग जाते हैं। और अगर उनको कुछ अचीवमेंट्स के तौर पे दिया जाए या कुछ रिकग्निशन मिले, या अगर इंडिविजुअली को, क्या एक इंडिविजुअल को अगर कोई हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उनको आप कुछ पर्सनल ग्रोथ दो, एडवांसमेंट्स दो, ये फैक्टर से उनका जो जॉब को लेके या उनके काम को लेके जो है वो मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे वो अपने काम से सेटिस्फाइड होंगे। और ये सब जो फैक्टर्स है, ये ऐसा, मेरा ऑब्जर्वेशन इस तरह रहा है कि आजकल इन फैक्टर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जाता है। अब जैसे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी रिसेंटली, जिन्होंने अभी जैसे जॉब करना शुरू किया है पिछले 1-2 साल में, तो आजकल कंपनीज हर महीने में इंसेंटिव्स, मतलब इंसेंटिव्स के रूप में कुछ उनको 2-3 ऐसे कस्टमाइज हैम्पर दे देगी, एक मग, बॉटल, बुक तरह का कुछ ऐसा एक हैम्पर। या हर महीने उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का एक ये मिलता है, सर्टिफिकेट जैसा मिलता है कि हर मंथ उनको उनके काम के लिए कुछ रिवॉर्ड कर रहे हैं या कुछ रिकग्निशन उनको मिल रही है। तो इस तरह के काफी सारे जो ये जो टूल्स डेवलप हुए हैं ना कि हर महीने देना है, तो ये क्यों देना है, तो इसके पीछे एक माइंडसेट समझी गई है कि इसके पीछे कुछ ऐसा काफी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है कि वो और अच्छा मतलब परफॉर्म करे, उससे वो सेल्फ ड्रिवन होता है अपने काम के लिए।
तो इस तरह के हम लोग काफी सारे टूल्स इसमें डेवलप कर सकते हैं। और कुछ अगर आप सबने तो, क्योंकि मुझे लगता है सबका बहुत सारा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा ही है, तो आप लोगों का भी अगर इसमें कुछ इनपुट आएगा तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट को हम और अच्छा डेवलप कर पाएंगे। मैंने क्योंकि आज ही इसको लिखना शुरू किया है तो मैं अभी तक इतना लिख पाई हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग अगर मुझे इसके लिए फीडबैक्स दे तो मे बी 2-3 दिन में मैं इसको और अच्छे से डेवलप करके नेक्स्ट वीक आगे का और प्रेजेंटेशन दूंगी। और इसमें अगर फीडबैक्स और कुछ सजेशंस हो जो आप लोगों को लगता है कि कुछ एस्पेक्ट्स जो है जो जोड़े जा सकते हैं तो वो भी मुझे प्लीज बताइएगा, सो दैट इसको मैं और अच्छे से कर पाऊँ और आप लोग का भी थोड़ा मुझे हेल्प और गाइडेंस मिल सके। भैया आज के लिए तो मैं इतना ही रखना नहीं, बहुत चाहूंगी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक तरह से सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिल गया हम लोग को। हाँ हाँ, आ, इसमें एक्चुअली भैया ऐसा है ना कि मुझे लगता है नरेश का और मैं अभी हम दो ही लोग हैं। जी। तो मेरा एक ये भी मोटिव था कि ओवरव्यू रखने से अगर और कोई है जिसको इसमें इंटरेस्ट डेवलप है तो वो ये सब्जेक्ट को लेके भी आने वाले 10-15 दिन में थोड़ा लिख ले, ताकि हम जब अभी नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए मिले तो हमें इसको लेके भी कुछ अच्छा कंटेंट और बात करने के लिए टॉपिक्स मिल जाए। और ये मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इसमें एस्पेक्ट्स है जो बाबा जी ने दर्शन में बहुत सारी बातें बोली है। और इस सब्जेक्ट में हमने जब हमारा पहला शेयरिंग किया था जिसमें हमने कोर्स स्ट्रक्चर रखा था, उसमें ये भी एक प्रस्ताव रखा था कि जिस तरह से अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है या काफी सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्शन वगैरह भी कर रहे हैं, जैसे कि मानव तीर्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस माइंडसेट से और इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है, तो इसको भी हम करिकुलम में जोड़ सकते हैं। कुछ जो बच्चे ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो भी आके इस सेटअप को देखे, उनको समझ में आए कि एक माइंडसेट में ऐसा क्या डिफरेंस आया जिस तरह जिसके वजह से ये इंस्टीट्यूशन इतना सेल्फ ड्रिवन चल रहा है। अब इवन अगर यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा रखना चाहूंगी, जैसे अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो हम अभी जैसे मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आई हूँ तो हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी गई है। अब वही हम जब सेकेंड ईयर के बच्चों को देखते हैं वो बहुत अच्छे से उनमें लीडरशिप का एक स्किल दिखता है। तो अब जैसे जो भी हम काम करें, भी मैं जैसे परिसर सज्जा में काम कर रही हूँ तो हमारे साथ एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है हमसे जो सीनियर है। हम अभी फर्स्ट ईयर में जो नए इस से इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे भी होते हैं जो प्रेरणा विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं। साथ में कोई सहयोगी भी होते हैं जो हमारी इसमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो एक एनवायरमेंट बन रहा है और बच्चों में भी एक स्टूडेंट्स में लीडर है, हमारे अध्ययनार्थियों में भी एक कोई है जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसमें किस तरह से हम सब स्वयं मतलब अपने से सेल्फ ड्रिवन सब अपनी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। तो ये क्या ऐसी चीज है जो सब में खुद से ऐसा एक मोटिवेशन का फैक्टर आ रहा है कि हाँ मैं खुद से इस चीज को करूं। तो ये एक अगर हम सबसे ज्यादा सूक्ष्मली मतलब एक बहुत इसको माइक्रो लेवल पे अगर जाके देखें तो ये समझ में आता है कि इसके पीछे जो वो एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है और उस माइंडसेट के बेसिस पे इस तरह से काम हो पा रहा है। इसी तरह अगर हम उत्पादन में बात करें तो कुछ ऐसे ही अभी संस्थाएं हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्शन के स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग काफी अच्छे से समृद्धि के भाव के साथ विनिमय कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे अब हम लोग देखते हैं कि जितना सब्जी का उत्पादन होता है उसमें से अगर ज्यादा उत्पादन होता है तो जो यहाँ पे आते हैं परिवार उनमें बढ़ता है। अगर बहुत ज्यादा होता है कभी सीजनल है, अभी जैसे लौकी बहुत ज्यादा हो रही है तो वो फिर सहयोगी के साथ उनके साथ भी उसको विनिमय करते हैं। कभी बहुत ज्यादा दूध होता है तो फिर उसको पनीर बनता है कुछ बनता है तो उसको किस तरह से विनिमय हो रहा है, इसके पीछे क्या मानसिकता से ये काम हो रहा है। तो इस तरह से जो भी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम लोग सेंटर में रख के कैसे तरह से चल रहा है उसका भी केस स्टडी टाइप भी कुछ इसके कंटेंट के लिए डेवलप कर सकते हैं। और
जैसे एक मेरा एक्सपीरियंस जब रहा, जो मैंने पहला परिचय शिविर किया था अभी दिसंबर में, तो मैं विसनगर में जो समर्थ डायमंड है वहां पर गई थी। तो वो भी एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से सारे एम्प्लॉयज भी वहां पे दर्शन को पढ़ रहे। अब आप, मतलब मैं तो काफी शॉकिंग था मेरे लिए देखना कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ डायमंड प्रोडक्शन हो रहा है, वहां के सारे एम्प्लॉयज, मतलब मैक्सिमम एम्प्लॉयज दर्शन को भी पढ़ रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन, उस समय पे वो लोग हफ्ते में 2 दिन उनका हाफ डे होता है, और हाफ डे वो लोग अपना काम करते हैं, और हाफ डे एकदम अच्छे से पठन किया जाता है। तो ये, अगर हम इसको लार्ज स्पेस पे देखें, अगर इस तरह का कुछ एजुकेशन या इस तरह का माइंडसेट, या इवन एक काउंसलर जो इस चीज को समझता है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना इनपुट दे पाए, तो ऐसे लगता है कि काफी अच्छा और काफी अच्छे लेवल पे चेंजेस आ सकते हैं, और प्रैक्टिकली इसको लेके जाया जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप में से भी अगर कुछ लोग इसमें जुड़ के अपने इनपुट्स दे, तो इस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो जी भैया, बहुत बस बढ़िया। इतना रखना जी, चाहूँ। आपकी प्रस्तुति से एक तो ये कि सब्जेक्ट के बारे में हमेँ पता चला, और दूसरा एक मोटिव ये भी लग रहा है कि जो लोग अभी सुन रहे हैं उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि इस सब्जेक्ट को अपना इनपुट दे सकें और इसको एक सही फॉर्मेट में जो है हम लोग प्रस्तुत कर सकें। जी अ, भैया। जो इस बेसिकली मैं पहली बार इसको सुन रहा हूँ, तो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के जो मूल में है वो प्रॉफिट एक्चुअलाइजेशन, और जो मानव तीर्थ जैसी हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे मानवीयता का फैलाव, ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन की मोटिव है वहाँ एक डिफरेंस मुझे दिखाई देता है। और मैं एक प्रश्न ये भी कहना चाह रहा था कि क्या फैमिली को एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्प्रेरी में पढ़ा गया है कि नहीं, क्योंकि आप पूरी तैयारी भैया, नहीं है तो। फैमिली को एज ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, फैमिली को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा है, जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जहाँ पे कुछ काम हो रहा है। बट उसको ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड तो अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया। नहीं। पर हाँ, किसी और सीनियर से, जो साइकोलॉजी को अच्छे से जानते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं या इस पे और देख सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर है, पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं। जी। तो इस पुस्तक को लिखने में जो जबकि हम इसको पहले से तो है ही कई पढ़ाई हो रही है कंटेम्प्रेरी की, जब इसको हम जी। दर्शन के आलोक में पढ़ाएंगे तो जो मोटिवेशन वाली बात है वो एक तो कि स्वयं का चेतना विकास, और दूसरा मानवीयता का विस्तार, या हाँ। परिवार का समाधान समृद्धिपूर्ण होना, या समाज में ये विनिमय और उत्पादन की मानसिकता का आना, ये एक उद्देश्य को लेकर के ये करिकुलम लिखा जाना जो है वो एक सही दिशा होगी, है ना। बिल्कुल। तो जितने भी चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं उसको उस तरीके से इसको रीअरेंज करना होगा, और उस लाइट में देख करके जो है बातें ये डिलीवर करनी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी भैया। क्योंकि अभी पहले से ही ऑर्गेनाइज ये सारा चीज जो है, जैसा कि किसी एक लेक्चर में मुझे याद है बताया गया इसी शाम के गोष्ठी में, कि ये सारा जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी है ये औद्योगिक क्रांति के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, कि आदमी को जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके, ताकि इन मशीनों का अच्छा इस्तेमाल हो और उससे ज़्यादा उत्पादन हो, तो आदमी को भी मशीन बना दिया गया। विजय भैया ने शायद इस बात को जिक्र करते हुए बात रखी थी। जी तो बिल्कुल। अब इस मानसिकता से ये साइकोलॉजी बनी है, हम्म। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। और यहाँ पर जो हम साइकोलॉजी पढ़ाने जाएंगे वो मानवीयता का की स्थापना, या स्वयं में चेतना का विकास, इस हम्म। चीज को मद्देनजर हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। भैया, तो जैसे आपने बात बोली ना, उसमें किया है, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ह्यूमन को देखते हैं, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो ये वर्ड अपने आप में उसी तरफ जाता है कि कितना बिल्कुल। उस रिसोर्स से हम निकाल जी। सके, तो वो वही शोषण की मानसिकता वहीं बिल्कुल से वही से आएगी। एक वो भी फैक्टर लगता है। तो जी। बाकी बहुत अगर और कोई अपनी शेयरिंग कुछ रखना चाहे, या फीडबैक किसी का कुछ हो, तो वो एक बार पूछ सकते हैं भी। जी बिल्कुल, तो सभी से स्वागत है।
जितनी भी प्रस्तुति हुई या जो भी टॉपिक के नाम सामने से गुजरे हैं, उससे आप सभी के पास लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो उसकी शेयरिंग करने से ये सेशन एनरिच होगा। आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही निखिल बेटा जी की। थैंक यू मासी। मुझे एक बात ये रखनी थी कि आपने जो बातें बताई हैं ये वो मानवीयता में, है ना, किसी संस्था का मनोविज्ञान कैसे काम करेगा, कैसे हम प्रोत्साहन देंगे, कैसे प्रेरणा देंगे और एक सुंदर वातावरण कैसे बनेगा, ऐसा मुझे पहुंचा है। किंतु कई बार और जैसे प्राइवेट संस्थाओं की भी बात करें, कंपनियों की भी बात करें, तो वहाँ एचआर होते हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज को देखते हैं, है ना। तो लेकिन कई बार जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में काम करती हूँ तो यहाँ पर जैसे दो प्रकार के लोग हो गए, एक तो इंचार्ज या एचएम हो गए और दूसरे असिस्टेंट टीचर हो गए, है ना। तो आमतौर पे क्या होता है, जो बॉस है ना, या लीडर्स जिनको कहें, जो पूरा देख रहे हैं, तो आपस में सहयोग वाली भावना कई बार होती है और कई बार नहीं भी होती है। तो एक माइंडसेट ये काम करता है कि हमको बलपूर्वक काम कराना है। मतलब वही जो भी व्यक्ति सुपीरियर की जगह पे हैं वो बॉस वाली मानसिकता से काम करते हैं, शोषण वाली मानसिकता से कि किसी भी प्रकार से काम कराना ही है। तो एक सहयोग का वातावरण या मानवीयता का वातावरण कई बार नहीं भी होता। तो उससे जो एक उत्साह का वातावरण या पारिवारिकता जो होनी चाहिए, जैसे संस्था है तो वो उसमें भी पारिवारिकता फले फूले, तो इस प्रकार की मानसिकता किसी भी ऑफिसर में नहीं होती। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है शिक्षा विभाग की बात करूँ तो है तो शिक्षा, लेकिन शिष्टता नहीं है उस प्रकार से। तो ऐसे में किस प्रकार से हम, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कैसे सहायक हो सकता है, किस प्रकार से हम इसको देखेंगे, थोड़ा इस पर मुझे मतलब ध्यान चाहिए था। थोड़ा कुछ क्या जोड़ सकते हैं या? ठीक है। दीदी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल की बात करते हैं तो वो भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जैसे मैंने अभी भी बोला कि हर डोमेन में ये दो लोग दिखेंगे, एक तो जो लीडरशिप के प्लेस पे है और एक जो उसका जो उसको फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अगर आप जनरली पढ़ोगे उसमें लीडरशिप को अलग से एम्फोसिस नहीं दिया जाता। हम सब्जेक्ट में ही लीडरशिप नाम रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्टार्टअप साइकोलॉजी एंड लीडरशिप। तो इसीलिए ना लीडरशिप का एक लगता है अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि लीडरशिप का जो या एक जो लीडर है उसकी जिस तरह से मानसिकता होगी उस मानसिकता से वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। और वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज है, वो फिर स्कूल हो, वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई बड़ा ट्रेनिंग मतलब ट्रेडिंग का बेस्ड लॉजिस्टिक्स फर्म हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, हर जगह ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में ये ही दिखेगा। तो वो ही हम लोग को समझना है कि ट्रेडिशनली लीडर क्या कर रहा है। ट्रेडिशनली जितना मैंने समझा है या जितना मैंने देखा है अभी तक, लीडर का यही काम है, अगर वो जैसे स्कूल जैसा इंस्टीट्यूट है कि मेरा प्लेस बना रहे, सब मेरी बात सुने। अब वो बात किसी भी तरह हो, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उसको जबरदस्ती एजुकेशन में तो आप कोई रूल्स ला दो या कोई ऐसा आपका सर्कुलर ला दो कि जिसको सब अबाइड करना ही होगा, नहीं करोगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से अब जैसे इवन अगर हम अब इसमें थोड़ा रेलिवेंस, अब जब से हर्ट्जबर्ग का भी अगर हम मोटिवेशनल थेरी देखें तो उसमें भी वो क्लियरली बोलते हैं कि इस तरह के जो प्रैक्टिस है ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाएंगे, इससे एम्प्लॉय बना रहेगा, ऐसे होगा नहीं। पर आज की जो सिचुएशन है या जिस तरह की मानसिकता है इसमें ये दूर दूर तक नहीं दिखता। तो किस तरह की प्रैक्टिसेस हो या किस तरह से इसको हम ये स्टैब्लिश करें कि एक लीडरशिप में ये क्वालिटीज होने चाहिए, और ये क्वालिटीज कैसे आएंगे, तो उसके पहले कुछ मानसिकता आएगी। मतलब हर चीज के ना कोर में अगर हम जाएंगे तो कुछ एक थॉट प्रोसेस या कुछ एक मानसिकता होगी, पहले वो मानसिकता बनेगी, उससे आपका आचरण आएगा। तो वो मानसिकता बनने का जो काम है ये हमें इंश्योर करना है कि हम हमारे कंटेंट से ये मानसिकता कैसे बनेगी। तो पहले वो मानसिकता का एक स्वरूप दिखा दे और वो मानसिकता बनाने के लिए कुछ टूल्स और प्रैक्टिसेस दे। और फिर अब जैसे अगर मैंने एक आपको मानसिकता बता दी कि ऐसा होना चाहिए, अब मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके बोलूं कि
मतलब आवश्यकता से अधिक होना ही समृद्धि का भाव है और इतना सफिशिएंट है, तो वो मतलब शायद मुझसे अगला कुछ बात भी ना करे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सोल पर्पस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पर उसके लिए अगर मैं उनको कोई ऐसा मॉडल भी दिखा पाऊं कि देखो ये वर्किंग मॉडल है, अब जैसे मानव तीर्थ की संस्था या ऐसे और भी है, अभी तो काफी लोग मुझे लग रहा है कि जो जुड़ रहे हैं और ये इस मानसिकता से आगे अपने कामों में बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने एक अपना भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा समर डायमंड का वो भी शेयर किया। तो इस तरह से जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, एम्प्लॉयज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे बन रहा है, वहां पर एक परिवार का भाव कैसे स्टैब्लिश हो रहा है, ये चीज आगे पास ऑन करना, ये इस सब्जेक्ट का मेन मुझे लगता है एक उद्देश्य। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इसी ढंग से यदि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को देखें तो आगे एक जैसा कहा मॉडल समर्थ डायमंड का, उसी ढंग से फिर है ना निश्चित रूप से मानवीयता का वातावरण पहले तो और प्रस्तुत भी करना है, होगा, और एक हाँ, मानस बिना अब जैसे आपने अपना स्कूल का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह एक अभिभावक विद्यालय, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन में देखें तो अभिभावक विद्यालय भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां लोगों ने इतना भी एक्सेप्ट किया कि एजुकेशन में कितने लेवल तक प्रॉफिट आना चाहिए। वहां पे तो काफी सारी जो अध्यापिका जी है जो वहां पढ़ाते हैं, वो तो काफी सारे अभिभावक है जो बिना फीस के पढ़ाते हैं। स्कूल जो है वो पेरेंट्स से स्कूल चल रहा है, प्रॉफिट्स के लिए या प्रॉफिट से स्कूल नहीं चल रहा। तो एजुकेशन के लिए भी इस तरह के काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आत्मीय है दिल्ली में भी, मुझे लगता है काफी सारा एजुकेशन में इस तरह का मानसिकता डेवलप हो रही है, ऐसे टीचर्स भी बहुत इसके लिए कुछ प्रयास कर ही रहे। तो इस तरह के बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जो आगे हम लोग बिल्कुल जिनको देख सकते हैं, जिनसे इनपुट्स इस सब्जेक्ट के लिए ले सकते बिल्कुल बहुत बढ़िया। हैं। जी। और भी किन्हीं का प्रश्न हो तो रखा जा सकता है, अभी 1-2 मिनट शेष है हमारे पास। तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी अपनी बात रखें। भैया, इतनी बात अपनी सुनने बातों के में। बाद एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। जी। मैंने ये एक दर्शन के टाइम पे ही पढ़ा था, तब समझ में आया था कि नेतृत्व का सही उद्देश्य लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पे हुकूमत करना। तो अभी हमारी जो मानसिकता, जो अभी साइकोलॉजी जैसे आपने शेयर किया कि जो अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें ये हमारी हुकूमत की मानसिकता बन जाती है। तो वो डोम्स एंड डूज की नहीं, हमको ये करवा के लेना है, तो ये इन 3 प्रकार हम हुकूमत चलाते हैं। पर नेतृत्व का सही उद्देश्य हमको नहीं पता, इसलिए हमारी मानसिकता वैसी बन गई है और हम उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं। पर जब ये हम मानवीयता का पढ़ेंगे और उसको समझ के अपने आचरण में लाएंगे, तो फिर हम नेतृत्व का सही उद्देश्य समझ के उस कार्य को करेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, फिर उस चीज की परंपरा भी बनेगी, तो वैसे ही आगे चीजें चलेगी और वो फिर संस्कृति सभ्यता के तौर पे आगे बढ़ेंगी, है ना। ये एक चीज मुझे दर्शन पढ़ने से कनेक्ट हुई, बस मैं वो जोड़ना चाह रही थी। जी बढ़िया दीदी, बहुत ही सुंदर। जी, तो विधि व्यवस्था और संस्कृति सभ्यता के रूप में फिर हम आगे उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो जी अब इसमें मेरा सबसे ये भी अपील है कि दर्शन का हम जोड़े उसके पहले एक बार कंटेम्प्ररी भी पढ़े। तो वो भी कोई अगर जिसको भी ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, वो ये सब्जेक्ट को भी थोड़ा पढ़ के कंटेम्प्ररी अभी तक क्या क्या इस सब्जेक्ट में काम हुआ है उसको हम पहले अच्छे से पढ़ ले। तो अगर किसी का इंटरेस्ट बनता हो तो बिल्कुल इसको थोड़ा स्वैच्छिक वो पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीक एक और प्रेजेंटेशन, भैया मैं कोशिश करती हूँ कि जी इसको और बिल्कुल, लेके आगे एक प्रस्तुति। बढ़िया है। बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं और किसी न किसी लीडरशिप पोजीशन पर हैं। तो इस हम्म। सब्जेक्ट को लेने से उन्हें भी फायदा होगा कि कैसे ये मानसिकता वहाँ पर लोगों को समझने में और जो उसका गोल है वो अचीव करने में मदद मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। हालांकि थोड़ी देर हुई, लेकिन बहुत अच्छे से देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है। तो जी, मैं कोशिश करूंगी अगली बार। आज एक्चुअली हम थोड़ा खेत तरफ चले गए थे तो बिल्कुल, थोड़ा मुझे सा लगा कि लेट। वहाँ की जो व्यस्तता है, तो फिर मैंने राम मिलन भैया से फोन पे बात की, फिर हाँ